हे हेलो हाय, कैसे हो सारे? उम्मीद है बढ़िया ही होगे। मैं हूं सौरभ उप्रेती। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन फॉर टर्म 1 जो अभी होने वाला है क्लास 10th का 2 महीने बाद। तो इस चैप्टर को हम पहली वीडियो में अच्छे से देखेंगे कि यार इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, और इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस चैप्टर के खुद के बने हुए क्वेश्चंस, और उसके बाद बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही हमने पीछे के 2 चैप्टर के भी करी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और दूसरा चैप्टर था एसिड बेसिस एंड साल्ट। मैंने देखा पहली वीडियो में कंप्लीट कॉन्सेप्ट भैया पूरी चैप्टर का, और दूसरी वीडियो में मैंने देखे खुद के बने हुए जो क्वेश्चन आपने हमारे लिए एनसीईआरटी के बीच बीच में से छान छान के बना रखे थे। वो क्वेश्चन काफी बढ़िया थे। तो वो 2 वीडियो हमने हर चैप्टर की दोनों चैप्टर्स में रिलीज करी। उसके बाद आज तीसरा चैप्टर ला रखे हैं जो कि है मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, टर्म 1 के लिए। तो इस चैप्टर में आज की वीडियो में हम पूरे चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे, और उसके बाद अगली वीडियो में जो कल या परसों आ जाएगी उसमें हम देखेंगे पूरे चैप्टर के खुद के बने हुए क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बीच से छाट छाट के बनाए गए हैं। उसके बाद सिर्फ सैंपल पेपर करना है। इसलिए सीरीज का नाम रखा है 100% सीरीज, क्योंकि एम है 100% नंबर दिलाने का। किसको? जो सामने बैठा है उसको, ठीक है ना। और पूरे नंबर आ रहे होंगे यार, बाकी बस मेहनत से करना है और 100% नंबर लाने हैं जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है भैया, हम तो लाएंगे, आप बताओ कैसे लाने हैं, बस तरीका बता दो आप। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 2 वीडियो की सीरीज है जैसे तुमको बताया मैंने। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर को। चैप्टर 3 क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। अच्छा, इससे पहले एक चीज समझते हैं, मेटल क्या होते हैं हमारे। अरे भैया बताओ, मेटल तो मुझे पता है, लोहा होता है मेटल। तो लोहा मेटल नहीं होता है, तो ठीक है, इस चीज को समझो, लोहा मेटल नहीं होता है। मेटल क्या होते हैं? जो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे दें, वो क्या होते हैं? मेटल, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन के भूखे हों, जिनको इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, वो क्या होते हैं? मेरे नॉन मेटल। जैसे मेटल का एक एग्जांपल हो गया सोडियम। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन बड़ी आराम से दे देता है, कहता है ले जाओ, खाली पड़ा है ले जाओ। और क्लोरीन तुम्हारा होता है नॉन मेटल, वो कहता है इलेक्ट्रॉन दो मुझे, भूख है इलेक्ट्रॉन दो, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है किसमें मेरा? ये बेसिक डिफरेंस होता है मेरा मेटल में और नॉन मेटल में। क्लियर? ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है। ठीक है भैया, ये चीज तो क्लियर हो गई। तो अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल की, क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। और नॉन मेटल की इसकी जस्ट उल्टी प्रॉपर्टी हो जाएंगी बस, ठीक है। तो क्या होती है देखो, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट आसानी से पास हो जाती है। मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं आयरन, ठीक है। आयरन में से हीट आपकी आराम से पास हो जाती है, ठीक है। मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तुम आयरन को ऐसी थोड़ी पिघला दोगे, तुम्हारे पास एक लोहे का टुकड़ा है, तुम ऐसे ही पिघला दोगे उसको धूप में रख के ना, नहीं पिघला सकते हो। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। मेटल आर लस्टरस, चमकदार होते हैं, ठीक है। एंड मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके? मेरे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे तुमने देखी होगी जो तारे बन रही होती हैं वो आपकी मेटल की बनती हैं। क्यों मेटल की बनती हैं? क्योंकि मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है भैया। पर मैंने तो देखी हो काली काली रंग की होती हैं। काला मतलब उसके बाहर से कोटिंग होती है जिससे तुमको करंट ना लगे, ठीक है ना। अंदर से उसका मेटल ही होता है, ठीक है। कौन सा मेटल होता है? एल्यूमिनियम हो जाता है, आयरन हो जाता है, या वगैरह वगैरह जैसे मेटल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मेटल अच्छा कंडक्टर होता है मेरा, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल आर मेलिएबल है। मेलिएबल, मेलिएबल क्या चीज होती है? देखो, एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की। आप मेटल को मारोगे मारोगे मारोगे, उसके टुकड़े नहीं हो जाएंगे। वो क्या बन जाता है? पतली शीट बन जाता है। आपने कभी नोटिस भी किया होगा, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में क्या होता है, मेटल को बीट करते हैं जब कंटिन्यूअस, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, जब मेटल को बीट करा और वो थिन शीट बन गई आपकी, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को? मेलिएबिलिटी, ठीक है भैया, क्लियर हो गया। और अगली प्रॉपर्टी क्या है मेटल की? मेटल डक्टाइल होते हैं। अच्छा, डक्टाइल का मतलब क्या है? कि तुम मेटल की तार बना सकते हो, तभी तुम्हारे घर में बिजली आती है, तभी तुम अलग अलग तारे बाजार से लेके आते हो, सब उसके अंदर क्या होता है? मेटल होता है। क्योंकि मेटल की आप तार आराम से बना सकते हो, वायर आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। क्लियर? इट्स क्लियर? हाँ भैया क्लियर हो गया। इतनी बार क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। तो मेटल क्या होते हैं मेरे? मेटल मेरे डक्टाइल होते हैं। अच्छा, डक्टिलिटी क्या होती है फिर? अब मेटल डक्टाइल होते हैं, जैसे मैंने कहा मेटल मेलिएबल होते हैं, मैंने मेलिएबिलिटी समझाई तुमको। तो डक्टिलिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? मेटल की। क्योंकि मेटल क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, ठीक है। तो डक्टिलिटी क्या होता है तुम्हारा? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है मेटल की, जिससे वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? थिन वायर में। उससे आप पतली पतली तारे बना सकते हो, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की। एग्जाम्पल एक देखो, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है और पेपर में पूछा जा सकता है। देखो 1 नंबर के क्वेश्चन है सारे, इसलिए चैप्टर को डीप में खींच के बता रहा हूँ। ऐसे ही पीछे के दोनों चैप्टर भी हमने करे थे, ठीक है। तो क्या होती है वो? मेटल की 1 ग्राम आप गोल्ड का, मेटल को 1 ग्राम गोल्ड को आप कितने में कन्वर्ट कर सकते हो? 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो, बताओ। इतना डक्टाइल होता है मेटल।
1 ग्राम गोल्ड कितना होता है, थोड़ा सा होता है, और उससे आप 2 किलोमीटर लंबी क्या बना सकते हो, तार बना सकते हो। सो दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी समझ में आ गया? आ गया भैया, आ गया। ठीक है, तो मेटल के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं बड़े कमाल के। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एक आपका आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, जिंक हो गया, दुनिया भर के मेटल के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, नॉन मेटल अब क्या होते हैं मेरे? नॉन मेटल आइडली जस्ट अपोजिट होते हैं मेटल के। मैंने कहा तभी तो मैं बोल रहा हूँ मेटल नॉन मेटल। ठीक है, मेटल क्या होते हैं? जो भी चीज मेटल होती है, नॉन मेटल मेरे उसके जस्ट उल्टे होते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, जैसे मेटल डक्टाइल है तो नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता है। मेटल अगर मेलिएबल है तो नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। ठीक है ना? तो ठीक है, मेटल मेरे उल्टे होते हैं किसके? नॉन मेटल मेरे उल्टे होते हैं किसके? मेटल के। ठीक है, आइदर इन सॉलिड एंड गैसियस नेचर। और किस फॉर्म में पाए जाते हैं यार? सॉलिड फॉर्म में या गैस फॉर्म में। ठीक है, जो मेरे नॉन मेटल होते हैं यार सॉलिड फॉर्म में होंगे या गैसियस फॉर्म में होंगे। गैसियस फॉर्म जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब मेरे क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, एक ब्रोमीन ही इसमें एक्सेप्शन है। जैसे पीछे आपको एक एग्जांपल याद रखना है, ऊपर जो मैंने लिखा है, जो आपका गोल्ड होता है उससे आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो। ठीक उसी तरह जो आपका ब्रोमीन होता है वो नॉन मेटल होके भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है भैया, और एग्जाम्पल क्या हो गए नॉन मेटल के? आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हो गए? आपके नॉन मेटल के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो देखो मेरे डिफरेंस क्या होता है मेटल में और नॉन मेटल में। मेटल तुम्हारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे तुम्हें पता है मेटल से बिजली पास हो जाती है, वो चीज नॉन मेटल से नहीं हो रही होती है। मेटल से हीट पास हो जाती है, वो चीज नॉन मेटल से नहीं हो रही होती है। मेटल की हाई डेंसिटी होती है। मान लो 1 ग्राम तुमने लोहा लिया, इतना लोहा लिया, तो वो भारी होगा एज कंपेयर टू इतनी हवा के। हवा तो मेरे हाथ में अभी भी है, पर मुझे भारी लगता है? नहीं लगता है। तो मतलब क्या, नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होता है? अच्छा, एक सिंपल सी चीज समझो। डेंसिटी का मतलब होता है, मान लो इतना बड़ा एक टुकड़ा है, ठीक है, तो मेटल के इतने बड़े टुकड़े में आपके बहुत सारे एटम होंगे। ये पूरा एटम से भरा होगा। जैसे मान लो ये भी एटम हो गया, ये भी एक एटम हो गया, यहाँ भी एक एटम हो गया, चिपके हुए। पर नॉन मेटल का क्या होगा? नॉन मेटल का भी मान लो आप इतना ही बड़ा एक टुकड़ा है, तो उसमें एक एटम यहाँ पे होगा, अगला यहाँ पे होगा, अगला यहाँ पे होगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम, मान लो मैंने पूछा इतनी जगह में किस में ज्यादा है, तो आप कहोगे मेरे मेटल में इतनी जगह में ज्यादा है। ठीक है, आप कहोगे मेरे मेटल में इतनी जगह में अगर 100 है तो यहाँ पे मेरे सिर्फ 10 हैं। ठीक है, ये होती है आपकी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब समझ गए अब? मास अपॉन वॉल्यूम। कितने मास है एक पर यूनिट वॉल्यूम में, कितना मास है इतने वॉल्यूम में। ठीक है ना? तो डेंसिटी क्या होती है? मेटल की ज्यादा होती है, नॉन मेटल की कम होती है। मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, ये क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो भैया फटाफट बढ़ो फिर। अब एक्सेप्शन क्या है देखो। अब मेटल की जैसे अलग अलग प्रॉपर्टी मैंने तुमको बताई, उसके बाद डिफरेंस बताया दोनों के बीच में। अब देखते हैं एक्सेप्शन इन मेटल एंड नॉन मेटल। एक्सेप्शन क्या होते हैं? अच्छा, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? औरों से अलग। मान लो सारे मेटल आपकी ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं, पर ये वाला मेटल जो होगा ये ऐसी प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। ये वाला नॉन मेटल जो होगा वो ऐसी प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। इसको हम आराम से प्यार की भाषा में बोलते हैं एक्सेप्शन है, ये तो अलग है। ठीक है ना? तो आयोडीन आपका एक नॉन मेटल है और वो लस्चरस होता है। लस्चरस मतलब चमकदार होता है। वैसे कार्बन भी आपका एक नॉन मेटल है, बट वो क्या होता है आपका? अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। जैसे अलग अलग फॉर्म, ग्रेफाइट भी एक एलोट्रोप है कार्बन का, और वैसे डायमंड भी एक एलोट्रोप है कार्बन का। एलोट्रोप का मतलब होता है एक चीज कैसे अलग अलग फॉर्म में पाई जा सकती है। वैसे डायमंड है आपका, ठीक है, तो डायमंड भी एक एलोट्रोप है कार्बन का, पर उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। नॉन मेटल होने के बाद भी उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेरा क्या है? बहुत 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 ज्यादा हाई है। और वैसे ही मेरा ऊपर क्या था? ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है, पर वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। ठीक है ना? ग्रेफाइट कार्बन का बना हुआ है, कार्बन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते, पर मेरा ग्रेफाइट करता है। तो ये क्या है? एक मेरा एक्सेप्शन है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। गैलियम एंड सीजियम, ठीक है, गैलियम और सीजियम जो मेरे होते हैं मेटल, उनका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मेटल है, मेटल का मैंने क्या बताया था आपको? बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। पर गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल है जो आपके पाम में रखते ही हाथ की गर्मी से पिघल जाते हैं। बताओ, इतने कमजोर मेटल है, कमजोर बच्चे हैं, क्या करें? ठीक है ना? तो ऐसे होते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, समझ गए। आगे देखें, मरकरी इज ए मेटल। अब देखो, मरकरी तुम्हारा एक मेटल है, फिर भी वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मरकरी एक मेटल है, फिर भी वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसमें? रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, सारे मेटल अभी देखो तुम्हारे हाथ पास लोहे की चीजें होंगी, कहीं वो पिघल रखी है क्या? पर मरकरी रखोगे तो पिघल जाएगा। तो ये भी एक एक्सेप्शन है मेरा। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? जो अलग हो। ठीक है, कई बच्चे भी अलग होते हैं, जैसे कई कमाल कमाल के बच्चे होते हैं देखो।
अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि वो चीज अलग अलग चीजों से कैसे रिएक्ट कर रही है, ठीक है। जैसे मान लो मेरा मेटल है, मेटल को जब मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा तो मेटल ऑक्साइड बना देगा। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ये तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो मेटल ऑक्साइड बन गया। देखो, मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड मेरा बन गया। ठीक है भैया, समझ गए। आगे देखते हैं फिर, चलो 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 चलो। आगे क्या है, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस आर कॉल्ड एम्फोटरिक ऑक्साइड। देखो, अब यहां पे मैंने क्या करा, मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो इसने क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है जो ये मेटल ऑक्साइड मेरा बन गया है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेरा बन गया है, तो अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराता हूं, जब मेटल ऑक्साइड मेरे क्या नेचर में होते हैं पहले बताओ, बेसिक होते हैं मेटल ऑक्साइड मेरे, ठीक है भैया, क्लियर। तो अगर मैं मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्ट कराऊं तो आराम से हो जानी चाहिए और हो भी जाती है। तो अगर मैं मेटल ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन कराता हूं और वो भी आराम से हो जाती है, इसका मतलब क्या है, वो मेरा एम्फोटरिक ऑक्साइड है। एक एग्जांपल बता दो भैया फिर मुझे एम्फोटरिक ऑक्साइड का, ऊपर लिखा था मैंने, अंडरलाइन करा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। कौन से ऑक्साइड, मेटल के वो ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर ले, वो मेरे क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ये आपके फिलिप्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है पेपर में, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। और एग्जांपल भी इसका याद रखना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब तुमने एक चीज सुनी होगी कि सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन के अंदर रखते हैं, तो पेपर में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन से वो मेटल है जिनको हम कैरोसिन के अंदर रखते हैं। तो ये नाम को याद रखना, क्या नाम है, एक है आपका सोडियम, दूसरा है आपका पोटेशियम। अब क्यों रखते हैं इसको, क्योंकि देखो ये एयर के साथ में बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। जैसे ऊपर आपने देखा ना, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, तो ये फटक से अपना ऑक्साइड बना के क्या करते हैं, एकदम से आग लग जाती है, इनमें आग लग जाती है। तो ठीक है ना, आग लगने के बाद क्या होता है, अगर आग लग गई तो इसलिए हमको इसको कैरोसिन के अंदर डिप करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो क्लियर, इसलिए इसको हम खुली हवा में नहीं रखते हैं। तो अच्छा, आप देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अभी हमने देखा रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, अब पानी के साथ कैसे मेटल रिएक्ट करते हैं, तो ठीक है जरा देख लेते हैं। जब भी मेरे मेटल पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, OH नेगेटिव आयन, ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस भी उसमें से रिलीज हो जाएगी। तो देखो एक फॉर्मूला, इसको याद रखना, सारी रिएक्शन हो रही होंगी, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो साइन कौन सा लगाओगे, ये वाला ऊपर को एरो करके लगा दोगे, इसका मतलब गैस निकल रही है, और नीचे को एरो का मतलब कोई चीज नीचे बैठ रही है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उसमें से बाहर निकल जाती है। अच्छा, अब मेरे जो एल्कली मेटल होते हैं, एल्कली मेटल कौन से मेरे, सोडियम पोटेशियम, बहुत खतरनाक मेटल है। देखो कैरोसिन के अंदर डाल के रखना पड़ रहा है, पानी में भी नहीं डाल सकते हो। अगर तुमने मान लो इस सोडियम पोटेशियम को पानी में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, पानी में भी आग लगा देंगे। यार काफी आग लगा रहे हैं, ठीक है, बहुत खतरनाक है बाबा। तो देखो पानी के अंदर भी ये आग लगा देंगे, ठीक है, इतनी हीट इसमें से निकलती है कि ये पानी के अंदर भी आग लग जाती है। और हाईली एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकलना। अब क्या होता है बेसिकली, देखो आपने एक सोडियम का पीस लिया, आपने पानी के अंदर डाला, फटक से उसने क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। क्या निकलेगी उसमें से, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्योंकि ये इतनी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, एकदम हाइड्रोजन में आग लग जाती है, ठीक है। पीछे आपने पिछली एक एक्टिविटी में भी ये चीज देखी थी, थोड़ा इसको याद करो, ठीक है ना। तो ये होता है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को हम क्या करते हैं, पानी में भी आसानी से नहीं डालते हैं, क्योंकि क्या कर देते हैं, वहां भी एकदम आग लगा देते हैं। बहुत शैतान बच्चे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कैल्शियम फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसी कैल्शियम भी कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है। ऑक्साइड किसके साथ बनता है, जब एयर के साथ रिएक्शन होती है, पर जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो हाइड्रोक्साइड बनता है। तो कैल्शियम भी हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकाल लेता है और सरफेस पे फ्लोट करने लग जाता है। अच्छा, सरफेस पे क्यों तैरेगा भैया, ये उन दोनों ने तो आग लगा दी थी सोडियम और पोटेशियम ने, तो सरफेस पे इसलिए तैरता है। मान लो ये तुम्हारा पानी का बीकर है, तुमने इसके अंदर कैल्शियम डाला, अब कैल्शियम इतनी हीट पैदा नहीं कर पाता कि वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को जला दे। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो साथ में रिएक्शन के साथ में निकल रहे हैं तो क्या करते हैं, उसकी सरफेस पे ही चिपक जाते हैं। अब किसी चीज पे अगर तुम हवा चिपका दोगे, तुमने देखा होगा ना पानी के अंदर एक ट्यूब सी होती है, उसमें तुम तैर सकते हो तो पानी में डूबोगे नहीं, भले ही तुम्हें तैरना ना आए, ठीक है। तो वैसे ही ये भी इसके सरफेस पे चिपक जाते हैं और इसको सरफेस के टॉप में ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि हवा पानी से हल्की होती है तो ऊपर ही आएगी, और उसकी बॉडी पे चिपक रखे हैं सारी कैल्शियम की, तो कैल्शियम भी फ्लोट करने लग जाता है सरफेस पे। ठीक है भैया, क्लियर हो गया है।
और ऐसी आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्ट ही नहीं करता है ठंडे पानी से, इसे ठंड लगती है बड़ी, कहता है ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करना है। ये क्या करता है, गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। वैसे ही आपके एल्यूमिनियम, आपका आयरन, जिंक, ये ना गर्म पानी से करते हैं ना ठंडे पानी से करते हैं, इनको स्टीम चाहिए। तो ये भी बड़े खतरनाक अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई गर्म पानी से, कोई ठंडे पानी से, कोई स्टीम के साथ में रिएक्ट कर रहा है, और कोई तो रिएक्ट करता ही नहीं है मेरा, जैसे तुमने सामने लिखा हुआ सब तुम देख रहे हो। ठीक है, क्लियर? क्लियर भैया, क्लियर क्लियर क्लियर। आगे देखते हैं, हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। अब ये चीज तो समझाने की जरूरत नहीं है, पिछले चैप्टर में काफी डिटेल में जाके हमने पढ़ी थी कि कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? जिसको याद नहीं आ रहा है तो पुरानी वीडियो जाके देखना, काफी अच्छे से पिछले चैप्टर में ये चीज समझी थी हमने। और ये एक्टिविटी आपके पेपर में भी पूछी गई थी, जो इस बार सीबीएसई ने अपने रिलीज करे थे टर्म 1 के लिए सैंपल पेपर्स। ठीक है, तो एक्टिविटी को भी ध्यान से देखना, हमने तो काफी अच्छे से डिस्कस कर रखी है। तो एक चीज तुम याद रखो, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसमें आग लग रही है। क्यों आग लग रही है? पिछली वीडियो में हमने काफी अच्छे से देखा था, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पूरे चैप्टर की जो समरी देखी, तो ये पॉइंट को भी क्लियर करा था। ठीक है भैया, क्लियर हो रखा है? हाँ, क्लियर हो रखा है। ये चीज मैंने इसलिए तुम्हारे इस समय पीपीटी में डाली क्योंकि तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करे कि हाँ ये चीज पीछे से रिलेट कर रही है, इसलिए सारे चैप्टरों को समझना जरूरी है। ठीक है ना, इसलिए। अच्छा, तो अब देखते हैं, व्हाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अब मेटल नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्यों नहीं निकलता? क्योंकि जो मेरा नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे पर खुद रिड्यूस हो जाए, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, सामने वाले को कर ही देगा किसी भी कीमत पर ऑक्सीडाइज। तो वैसे ही उसमें से जैसे हाइड्रोजन गैस निकलेगी उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना लेगा, और मेरा क्या हो जाएगा, सब चीज सेटल हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस मेरी बाहर ही नहीं निकलेगी। तो ठीक है ना, तो ये होता है बेसिकली, इसलिए हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती जब मेरा कोई भी मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अच्छा, ये रिएक्टिविटी सीरीज हमने अभी पीछे भी देखी थी, इसको मैंने याद करने का एक तरीका बताया था। जो सबसे ऊपर वाला होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, पर नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज को मैंने याद करने का तरीका बताया था, शायद मुझे फिर से याद आएगा तो मैं बताता हूँ। क्या था वो? केदारनाथ के मालिक आलू जरा फीके पकाए हैं क्योंकि हम आगे आए। क्लियर? क्लियर भैया। ठीक है, इस चीज को लिख लेना, इसको याद भी कर लेना, क्योंकि इसके बेसिस पे सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही होंगी। बाकी चैप्टर 1 में हमने काफी डिटेल में ये चीज भी पढ़ी थी, तो वो चीज आपको याद होगी। अगर नहीं है याद तो चैनल पे जाके पुरानी वीडियोस देखना, क्योंकि टर्म 1 के लिए बेसिकली कंटेंट आ रहा है और 100% नंबर दिलाने हैं किसको? आपको। ठीक है ना, जब मेरा मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके बीच में क्या बनता है? उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, कभी भी कोई चीजें रिएक्ट कर रही होंगी तो बॉन्ड बनेगा। कितने तरह के बॉन्ड होते हैं? 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो हम किसकी बात करेंगे? जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं ना, एक जना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, एक जना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो दोनों, एक जना दे देता है, एक जना ले लेता है, और आराम से इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाता है? कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आयनिक बॉन्ड बन जाता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? पूरे इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? दोनों चीजें चिपकी होती हैं, इलेक्ट्रॉन दोनों का होता है। ठीक है ना, तो आयनिक बॉन्ड इनके बीच में बनता है। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से ले लेता है। ठीक है ना, तो इसलिए आयनिक बॉन्ड बनता है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी आयनिक बॉन्ड की। आयोनिक बॉन्ड का फिजिकल नेचर क्या होता है? फिजिकल नेचर मतलब आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड, सॉलिड होते हैं बेसिकली। NaCl, नमक ही ले लो आप, नमक क्या है मेरा? मेटल है, सोडियम उसमें, और मेरा क्लोरीन क्या है? उसमें नॉन मेटल है, पर दोनों के बीच में बॉन्ड बना तो एक सॉलिड कंपाउंड मेरा बन जाता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड की ये फीचर होते हैं, जिसमें क्या होता है? एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव आयन होता है, दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसमें कितना भी प्रेशर लगा लो ये पिचकने वाले नहीं है। नमक ही देख लो आप, नमक एक दाना लोगे ना, उसे तोड़ने में भी बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले आयनिक बॉन्ड मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। उसमें क्या होता है? आपका मान लो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड मान लो ऐसे बन रखा है आपका, पर आयनिक बॉन्ड क्या है? इसको अपने इलेक्ट्रॉन देने हैं, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऐसे करके ओवरलैपिंग वाला बॉन्ड बन जाता है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है ना, और जो मेरे आयनिक कंपाउंड है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है? देखो, क्योंकि जो भी चीज सॉलिड फॉर्म में है उसको पिघलाना बड़ा मुश्किल होता है मेरा, और इनके बीच में इंटरेक्शन भी बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बन रखा होता है, तो इसलिए इनको पिघलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन की वजह से, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों एक दूसरे को। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी मेरी ये होती है,
अच्छा भैया ये चीज भी मैं समझ गया। अच्छा मेरी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी मतलब घुलना। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड बना होता है, ये मेरे जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर जैसे सब्सटेंस में। जब पानी में ही क्यों घुलते हैं, केरोसिन में क्यों नहीं घुलते हैं, पेट्रोल में क्यों नहीं घुलते हैं? क्योंकि जो मेरा वाटर है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब सिंपल समझो, सामने से दो आदमी धक्का लगा रहे हैं, इधर से आप अकेले धक्का लगा रहे हो, तो आप जितना पीछे आ जाओगे उतनी दूर को एक डाइपोल मूवमेंट होता है। तो ये अगली क्लास के टर्म से तुम्हारे बस इतना समझ लो, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो मेरे जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो मेरे पोलर सब्सटेंस में बड़े आराम से घुल जाते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि अपने अंदर से बिजली पास कर लेते हैं। बेसिकली कोई कोई सॉलिड स्टेट में भी कर लेता है, पर मैक्सिमम क्या होता है जब इन्हें पिघल जाते हैं। मान लो आपका आयरन है, आयरन को आपने पिघला दिया और वो सॉलिड स्टेट में भी कर देगा। मान लो नमक है आपका, नमक को आपने पिघला दिया है, किसी सब्सटेंस के अंदर घोल दिया, मतलब अब उसके आयन अलग अलग हो चुके हैं, तो तब ये इलेक्ट्रिसिटी को भी पास कर लेते हैं अपने अंदर से। ठीक है, तो ये होता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, ये चीज भी समझ गए भैया हम। तो ये होती है कुछ प्रॉपर्टी आपके किसकी, आयोनिक कंपाउंड की। ठीक है, कि वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास कर लेंगे, सॉल्यूबल होंगे मेरे। और उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, दो हमने और पढ़ी थी कि उनकी फिजिकल नेचर क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं दोनों के बीच में, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत मेरा हाई हो रहा होता है। ठीक है भैया, ये चीज तो क्लियर हो गई मुझे। आगे क्या है इस चैप्टर में? ओहो, अब आगे क्या है, सब्सक्राइब कर दो बड़ा बूस्ट को, जो आगे की वीडियो आएंगी उनके लिए, क्योंकि आगे हम देखेंगे इस चैप्टर के खुद के बने हुए क्वेश्चंस। अभी पीछे 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए 2-2 वीडियो के अंदर, और आज ही अगला चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल हम सामने ला रखे हैं, जिसके हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर दिया है। वीडियो अच्छी लग रही है कर दो लाइक, चैनल वगैरह कर दो सब्सक्राइब, कर ही दोगे, बाकी जाओ यार मेहनत से पढ़ो। देखो पढ़ना जरूरी है, आगे बहुत चीजें उखाड़नी है, अभी पेपर सबको निकालना है, पेपर सबको उखाड़ना है, और टर्म 1 में बढ़िया नंबर लाने हैं और मचाना है। ठीक है ना, ओके, सी यू, बाय बाय।